नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले काफी सियासी हलचल हो रही है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पर चर्चा होती है, इस्तीफे होते हैं, बयानबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, दल बदल भी होता है। और अब इस्तीफा देने की कड़ी में नाम जुड़ रहा है निशांत सिंह का। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब से जेजेपी बनी तब से अब तक वो अध्यक्ष रहे, लेकिन मन उनका अब बदल गया है, ऐसा उन्होंने जनता टीवी से कहा। उनके इस्तीफे का असर क्या होगा? क्यों निशांत सिंह इस्तीफा दे रहे हैं? चुनाव से ठीक पहले ये फैसला क्यों लिया गया है? क्या गठबंधन टूटने के बाद ये फैसला जो लिया गया इसके कुछ और मायने हैं? और ऐसा क्यों है कि सिर्फ ये निशांत सिंह का इस्तीफा नहीं है, जो पार्टी की महासचिव है उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। क्या जेजेपी में बिखराव का संकट है? चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी बवंडर उठने लगा है। जननायक जनता पार्टी सरकार से क्या अलग हुई? पार्टी के अंदर ऐसी खलबली मची जो अब बगावती तेवरों में बदलती नजर आ रही है। एक एक कर नेता अब पार्टी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। ये सिलसिला जेजेपी के लिए तब एक और बड़ा झटका बन गया जब प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने मौखिक रूप से हाईकमान को पार्टी छोड़ने की जानकारी दी। जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन से फोन पर खास बातचीत करते हुए निशांत सिंह ने कहा, और 30 वर्षों के बाद मन बदला है। वो कारण होते हैं, आप जानते हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो जी, उन कारणों को लेके मन बदला है। रिजाइन अभी वर्बली किया है जी, और रिजाइन तो मैं जाकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर जाके देके आऊंगा। 2018 में जब जेजेपी अस्तित्व में आई थी तभी से निशांत सिंह पार्टी अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे, लेकिन मिशन 2024 के सियासी महासंग्राम के बीच बगावती सुर दिखाते हुए प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी, प्रदेश सचिव ममता कटारिया और कप्तान मीनू बेनीवाल ने भी जेजेपी का साथ छोड़ दिया है। साल 2018 में बनी जिस जेजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में ही 90 में से 10 सीटों पर परचम लहराया था और बीजेपी के साथ गठबंधन कर हरियाणा में सरकार बनाई थी, वही जननायक जनता पार्टी अब पूरी तरह से मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। पहले 2024 लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा और अब एक एक कर जेजेपी की महारथी साथ छोड़ते नजर आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि सियासी उलटफेर के बीच जेजेपी इस नुकसान की भरपाई कैसे करती है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से, विवेक चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता हैं और हमेशा की तरह वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। विवेक, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये ऐसा क्या हुआ कि सत्ता से बाहर होने के बाद विखंडन की प्रक्रिया क्यों दिखाई दे रही है? इसके मायने क्या हैं? क्या जेजेपी बिखराव की ओर है? जी बोलिए। आप पिछला भी अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो समय समय पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। आपके साथ लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और पार्टी का हुआ, आपने बहुत अच्छे बताने का काम किया कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनसे बहुत कुछ हमने भी सीखने का काम किया। और आज क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं, क्या उनके मन में रहा, क्या उनको दिक्कत आई, इस बारे में कोई टोको टिप्पणी करूं मैं तो एक चीज जानता हूँ, अगर कोई भी दिक्कत ऐसी मुझे लगी कि 30 साल बाद आज उनका मन बदला, पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए था और पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे ही कोई आदमी अगर उसका समाधान ना निकलता तो आगे की बात है। आज कभी हमारे पार्टी के नेताओं को कहा गया है कि उनसे संपर्क जा रहे हैं और आशा उम्मीद करते हैं तो संपर्क भी होगा और सकारात्मक उसका नतीजा। और इसमें फिर निशांत सिंह नहीं है ना, कमलेश सैनी का भी नाम है, रेखा शाक्य का भी नाम है। अब ये जो सूची है ये लंबी होती जा रही है आपके यहाँ। ये तो की लिस्ट बता रहे हैं, आने वाले नहीं बता रहे।
आज ये नहीं है कि जा रहे, आ भी रहे हैं। और ना सिर्फ जेजेपी में, सभी पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो, सभी में आना जाना तो चुनाव के समय पे होता ही। ये कोई नई बात नहीं है, या पहली बार ऐसा हुआ है कि जेजेपी से गया है या किसी और पार्टी से कोई। हम तो एक चीज जानते हैं, चुनाव के समय पे ऐसा होता है, पर ऐसे हमारे सीनियर जो नेता हैं उनका जाना एक सभी पार्टियों के लिए सोचने का विषय है कि इतना मान सम्मान और सब कुछ होने के बावजूद अगर ऐसा कोई फैसला लेता है तो बहुत सोचने योग्य बात इसमें। ठीक है, सभी पार्टियां एक दूसरे के बारे सोचेंगे कि कल को क्या हो सकता है, किसी को कुछ पता रहा। ठीक है विवेक भाई, मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, हालांकि ये जननायक जनता पार्टी का एक इंटरनल मैटर है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मन बदल गया है और कितने दशकों तक वो रहे हैं वहां पर। उसके बाद ये फैसला लिया गया है बीजेपी के साथ गठबंधन, और गठबंधन छूटने के बाद आपके सहयोगी की ये स्थिति, मतलब पूर्व सहयोगी की ये स्थिति हो गई है। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? चौहान साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही, देखिए म्यूट तो नहीं है। जी बोलिए। जी वरुण जी, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली टिप्पणी तो वही है जो आपने कर दी कि ये जननायक जनता पार्टी का अपना एक आंतरिक मामला है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को उनके भीतर के घटनाक्रम पर बहुत अधिक नहीं कहना है, परंतु क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सार्वजनिक रूप से हो रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर सारी चीजों की चर्चा है, और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपने इस विषय पर डिबेट भी रख दी, तो जो सरदार निशान सिंह जी ने आपके संपादक महोदय से बातचीत की, उसमें वो काफी फिलोसॉफिकल हो रहे हैं, बड़े दार्शनिक अंदाज में बात कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि दोस्ती तोड़ो तो इस ढंग से तोड़ो कि भाई फिर से अगर मिलना पड़ जाए तो मुंह छिपाना न पड़े। मुझे वो शेर ठीक से याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कोई पंजाबी में बोला था, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक उर्दू में भी शेर किसी ने कहा है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि ऐसे जाओ कि लौट के आमना सामना हो जाए तो मुंह न छिपाना पड़े, तो इसका मतलब कुछ तो है जो अब छिपा रहे हैं। कुछ ऐसा घटित हुआ है उनकी पार्टी के भीतर, उनके साथ पार्टी के कर्ता धर्ता जो हैं, चाहे वो अजय सिंह चौटाला जी हों, चाहे दुष्यंत हों या दिग्विजय हों, टॉप लीडरशिप इनकी पार्टी की, और उसी टॉप लीडरशिप का हिस्सा सरदार निशान सिंह जी भी थे। तो उनके बीच में कहीं कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसको वो शायद उन्हें भी नहीं कहना चाहते और सार्वजनिक पटल पर भी नहीं कहना चाहते। लेकिन जो कुछ हुआ है वो इतना खराब भी नहीं हुआ शायद कि भाई मुंह के बोल चले जाएं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा अपनी लीडरशिप, वो जब इस्तीफा दे चुके हैं वर्बली, उसके बाद भी वो यही कह रहे हैं कि अपनी लीडरशिप से मिलकर इस्तीफा दूंगा। तो कोई बीच बिचारे से की बात है, इधर उधर एक्सट्रीम्स नहीं लगते, इसमें नजर नहीं आ रहे मुझे। कुल मिलाकर अन्य लोगों के भी इस्तीफे हो रहे हैं। ये जननायक जनता पार्टी के भीतर जो विजिबल विघटन है उससे इनकार ये भी नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है हमें भी नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है सो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद एक और घटनाक्रम है आज के राजनीतिक घटना चक्र का, उसका भी संबंध मुझे लगता है जेजेपी से सीधे सीधे। अजय सिंह चौटाला जी ने किसी से कहा, किसी आपके जैसे पत्रकार मित्र से कहा, किसी मीडिया चैनल से शायद उन्होंने ये कहा है आज कि हम तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी एक होने के लिए तैयार हैं आज, बस निर्णय करना है ओम प्रकाश चौटाला जी को, पहल उनको करनी पड़ेगी, वो आज बुलाएं तो हम अभी आ जाएंगे। तो ये क्या क्या कितनी तेज गति से उनके यहां हो रहा है। कुछ लोग तेज गति से जा रहे हैं, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कोई झिझकते हुए छोड़ रहे हैं, और खुद अजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई हम वापस घर भी लौट सकते हैं। जो तमाम घटनाक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें विज साहब का भी जोड़िए ना, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मुझे बता दी पार्टी ने, मेरी हैसियत बता दी है, वो भी जोड़ दीजिए आप। नहीं, मुझे देखिए, विज साहब ने जो कहा वो भी खुले में है। हाँ। कोई चोरी छिपे नहीं कहा, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा,
और उन्होंने ये कहा कि मुझे पता नहीं था कि नेतृत्व बदला जा रहा है। इवन इतना भी नहीं पता चला, जब मुख्यमंत्री जी के साथ गाड़ी में बैठकर मैं जा रहा था तब भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक तरह से एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने मंत्रिपरिषद में शामिल न होने का निर्णय क्यों लिया। वो आपने सबने सुना है, आपने भी जरूर अपने चैनल पर किसी न किसी रूप में उसको चलाया होगा। लेकिन विज साहब ने स्पष्टता के साथ कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का पक्के वाला कार्यकर्ता हूं। ये उन्होंने मल्टीपल टाइम्स कहा है। और कल जब उन्होंने पहली बार मंत्रिपरिषद में शामिल न होने की वजह भी उजागर की, जो उनका दृष्टिकोण है, तब भी उन्होंने एज सच पार्टी से दुराव की बात कम से कम नहीं की। हमें विश्वास है विज साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका संगठन के काम में, सियासत में, चुनाव के दंगल में वो निभाते रहेंगे बखूबी। उन्होंने स्पष्ट कहा है चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है कहीं भी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन वो जिस शेर की बात आप कर रहे हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि फिर कभी हम मिल जाएं तो शर्मिंदा ना हो। हालांकि दुश्मनी वाली बात वो कर नहीं रहे, जैसा आपने कहा बड़े दार्शनिक अंदाज में बात करें। विद्रोही जी बड़े ही जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, सब कुछ कहा निशान सिंह जी ने, लेकिन मुझे ये समझना है कि क्या ये सारी चीजें, ये सारा एहसास, ये रियलाइजेशन जो है, ये सत्ता जाने के बाद ही होता है क्या? वरुण जी, आपको, भाई ओंकार जी को, भाई चौहान साहब को, भाई विवेक जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी ने निशान सिंह जी की बात का वही अर्थ लगाया जैसी भाजपा की प्रवृत्ति है। उन्होंने बड़ी शालीन व्यवहार किया है। मतभेद राजनीति में होते हैं, अपने दल में भी होते हैं, दूसरे दल से भी होते हैं, पर जो नेता शालीनता से शालीन व्यवहार रखता है उसकी इज्जत बनी रहती है, और जो शालीन व्यवहार छोड़ता है उसकी इज्जत बनी नहीं रहती। तो निशान जी के क्या मतभेद है, क्या नहीं है, ये उनका अपना निजी मामला है, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। पर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जजपा का पतन तो उसी दिन हो गया था जब जजपा ने जन भावना के विपरीत भाजपा से समझौता किया था। क्योंकि 2019 में जजपा को इनेलो से अलग होने के बाद जो चौधरी देवीलाल की विरासत उनके समर्थकों ने जजपा को सौंपी थी, वो इस भावना से सौंपी थी कि ये भाजपा को जमुना पार करने की बात पर टिके रहेंगे, पर वो नहीं टिके। तो जनता ने, उनके वोटरों में तो उसी समय विरोध हो गया था, और जिस दल से उन्होंने गठबंधन किया उस दल की तो पुरानी फितरत है कि वो जिस दल से गठबंधन करते हैं उन्हीं को तोड़ते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हो, आज 5 विधायक तकनीकी रूप से बेशक जजपा के साथ हैं, वास्तव में वो जजपा छोड़ चुके हैं, वो भाजपा के साथ जा चुके हैं। और निशान सिंह जी जा रहे हैं तो बिखराव तो है। और अजय चौटाला जी का, जैसे चौहान साहब ने बताया, मुझे तो जानकारी नहीं है कि भाई अगर ओम प्रकाश चौटाला जी उनको बुलाएंगे तो इनेलो में चले जाएंगे। इसका मतलब है अजय चौटाला जी को भी एहसास हो चुका कि राजनीतिक वर्चस्व, अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी मूल विचारधारा में आना पड़ेगा और भाजपा विरोध की राजनीति को ईमानदारी से करना होगा। हो सकता है उनका ये सोच हो। पर आज जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उस लोकसभा चुनाव के अंदर न जजपा की कोई बहुत बड़ी हैसियत है और न अभी इनेलो की हैसियत है। हाँ, विधानसभा चुनाव में क्या होगा मैं नहीं कह सकता। उसका कारण है कि ये जो चुनाव है ये डायरेक्ट 2 गठबंधनों के बीच में है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन, बीजेपी एनडीए गठबंधन। अब जनता किसको आशीर्वाद देगी, किसको नहीं देगी, ये जनता जाने, ये जनता के ऊपर है। और तीसरे चौथे दल के लिए जगह इसलिए नहीं है कि देश के अधिकांश दल इन्हीं 2 गठबंधनों के साथ हैं, कोई इक्के दुक्के दल नहीं है साथ,
वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता को पता है कि ये किसके साथ है। मैं लास्ट बात एक और कहूंगा, मैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा हूं, माफ करना, इससे कोई संबंध नहीं है उस बात का। 3 दिन पहले ही मेरे साथी वीरेंद्र सिंह चौहान मेरा मजाक उड़ा रहे थे। किस बात पर उड़ा रहे थे? कि हमने लिस्ट घोषित नहीं की। मैंने कहा था अभी दूर है, किसान व्यस्त है, अभी कैसा चुनाव प्रचार। मेरी उसी बात की पुष्टि कल आदरणीय खट्टर साहब ने भी कर दी। खट्टर साहब ने भी कर दिया कि 23-24 तक हम कार्यक्रम नहीं करेंगे क्योंकि किसान व्यस्त हैं, और मेरे साथी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो मैं कहता हूं कि भाषा बोलने से पहले, दूसरे का मजाक उड़ाने से पहले आपके चैनल पर उड़ाया गया था। कैंडिडेट घोषित करना और प्रचार में जाना अलग अलग चीजें हैं कि नहीं वेद प्रकाश? तो दिन में घोषित नहीं होगी टिकट, तो फिर इस पर चर्चा करेंगे। ओंकार जी, आपने काम किया निशान सिंह जी के साथ और लंबा अनुभव रहा है, दशकों तक वो रहे हैं। आज वो कह रहे हैं मन बदल गया है और मन आदमी का बदल जाता है। मैंने जो प्रश्न विद्रोही जी से किया था मैं वो आपसे कर रहा हूं, ये मन कब बदलता है? जब सत्ता जाती है तब? ओंकार जी देखिए वरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है। वरुण जी, निशान सिंह जी अच्छी कदवा में लेता हूँ, ईमानदार रहता हूँ, उनकी बहुत कदर करता हूँ, मेरे पक्ष में काम नहीं करता हूँ, और वो कुछ क्या लगा देते वही बता सकते हैं। लेकिन राजनीति में विचारधारा एक दिन में नहीं बदलती। विचारधारा एक लंबे अरसे तक वही रहती है। जैसा कि निशान सिंह जी ने कहा कि 35 साल के बाद मेरे को महसूस हुआ, ये तो वो ही बता सकते हैं कि क्या हुआ उनको महसूस और क्यों हुआ। हाँ, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र तो है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा इतने आराम से नहीं बदलती। कोई ना कोई घटना हो सकता हुई हो, ये उनको पता होगी या विवेक चौधरी जी बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ वो एक अच्छे नेता है और जो भी करेंगे सोच समझ कर फैसला लेंगे। ठीक है, जेजेपी में बिखराव दिखाई देता है आपको? देखिए, जेजेपी के जो नेता है वो कहीं ना कहीं इस जब से सरकार में से अलग हुए तब से उनमें एक मायूसी तो है। अब ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण यही है। आज जेजेपी को जो वोट मिले थे, जो चलिए ओंकार जी, आपका थोड़ा नेटवर्क में इशू आ रहा है, मैं एक बार उसको करवा लेते हैं जी, फिर आता हूं मैं आपके पास। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि इनेलो और इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो उतनी अग्रेसिव नहीं है अभी जेजेपी पे। मुझे लग रहा है कुछ ऐसे संकेत हैं कि भाई जो हम बात कर रहे थे कि गले मिल जाए तो फिर शर्मिंदा ना हो, ऐसी स्थिति नहीं हो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है सॉफ्ट है मामला। विवेक चौधरी जी, भाई विद्रोही जी कह रहे थे तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन आप जनभावनाओं के विपरीत जाकर सरकार के साथ बैठ गए थे, और अभी जो हो रहा है ये होना ही था। भाई विद्रोही जी कह तो बहुत खुश रहे थे, पर अगर विद्रोही जी से पूछा जाए कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब में आज क्या हो रहा है, और हरियाणा में गठिया डालने का कुरुक्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो एक कहावत है, खुद मियां वजीयत दूसरों को नसीहत, वो बात इनके ऊपर सही बैठती है। आज कांग्रेस क्या कर रही है वो सबको दिख रहा है। जननायक जनता पार्टी अगर कोई नाराज है, हम उन्हें बनाने का भी काम करें, और हम तो ये कहते हैं अगर परिवार है, परिवार में पूछते भी हैं और उन्हें बनाया भी जाता है। बेकायदा निशान सिंह जी ने बताने का काम किया, पर आज कांग्रेस जो टोका टिप्पणी कर रही है, कांग्रेस के विद्रोही जी कर रहे हैं। विद्रोही जी से एक बात तो पूछ लीजिए कि क्या कांग्रेस के पक्ष में मांगे थे जननायक जनता पार्टी ने, या किसी और पक्ष में मांगे थे? जननायक जनता पार्टी था, उनकी विचारधारा को लेकर चलने का काम किया था और उसी को लेकर चल रहे हैं। ले जाऊंगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हम तो एक चीज जानते कि आज हम मजबूती से अपना संगठन आगे चलाने का कर रहे हैं। अगर हमारे अध्यक्ष की उन्हें मनाने का काम किया जाए और मजबूती से चला जाएगा। आज साथ भी रहे हैं, मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता चौहान साहब को भी सुन रहा था, चौहान साहब कर रहे थे बात, उन्होंने आपने विज साहब का जिक्र किया, उन्होंने घुमाने का काम किया। विज साहब ने कहा क्या कहा वो ये बताने का काम नहीं करेंगे। विज साहब ने कैसे क्या बात की,
वो नहीं बताएंगे। विज साहब आज खुल के एक बात कह रहे हैं कि जहां मुझे पे जिसको विश्वास ही ना हो उनके साथ काम करना मुश्किल है, तो सबके सामने आज साहब के बारे भी कुछ बोलिए। इतने सीनियर लीडर, जो मैं अगर कहूं कि आज के जो विधायक दल बीजेपी का है उसमें सबसे सीनियर विज साहब ही हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरों की तरफ आपको टिप्पणी करने से पहले एक बार अपने अंदर झांक के देखिए। हम तो एक चीज जानते हैं आयुष भाई, कांग्रेस अगर पुराना इतिहास उठा के देख लो, इंदिरा गांधी जी के टाइम से स्टेबल और स्थिर सरकार देना चाहती थी। हमने एक बात कही, हमने स्टेबल सरकार देने के लिए गठबंधन में गए और स्टेबल सरकार देने का काम किया। आज गठबंधन टूटा है, उसके बाद अगर कोई जा रहा है आ रहा है तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है और जो चलता है, इसमें भी नई चीज नहीं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। हम तो ये जानते हैं कि एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पास से जा रहा है, मेरी आवाज सही नहीं जा रही। मेरे को भी ऐसा बात लगता सही है, ऑडियो को भी चेक कराते हैं। और मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि आयुष भी हमारे मित्र हैं, तो मान लीजिए हम बैठे लेकिन मैं आता हूँ। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये आपने सुना भाई, जो वो कह रहे हैं कि आप अनिल विज पे तो खुल के नहीं बोल रहे, सिर्फ हम पे बात कर रहे हैं। लगता कि उससे ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता है। मैंने कहा जो विज साहब ने कहा खुले में कहा, उन्होंने पार्टी के विरोध में कुछ बोला नहीं, ये शीशे की तरह साफ है। उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 सीटें हरियाणा में जिताई जाएं, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे, यही उन्होंने कहा। और जो उन्होंने कहा वो खुले मंच पर है। एक बात, कौन किसके करीब है, किसके विरोध और किसके नजदीक की राजनीति कर रहा है, मैं वेद जी की टिप्पणी पर टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, इस देश में मैं मान लेता हूं आज राजनीति दो ध्रुवों की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, जो राष्ट्रवाद की राजनीति करता है, जो भारतीय संस्कृति, भगवान श्री राम, भारत का संविधान, भारत के गरीब, भारत की सेना, भारत के गौरव की रक्षा करने की बात करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में ऐसे लोगों का एक जमावड़ा है इंडी गठजोड़ के नाम पर, जो जिन पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, जो खुल्लम खुल्ला भारत में होकर, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां श्री राम के अनुयायी सर्वाधिक संख्या में रहते हैं, ये ऐसे उल्टी खोपड़ी के लोग हैं, ये श्री राम का विरोध करने का दुस्साहस करते हैं, उनको काल्पनिक बताने का दुस्साहस करते हैं। तो एक तरफ राम वाले हैं, दूसरी तरफ सीधे तौर पर राम का खुल्लम खुल्ला विरोध करने का दुस्साहस करने वाले लोग हैं। अब इस दो ध्रुव की राजनीति में बीच वाले लोग भी हैं, कुछ इधर भी हैं, कुछ थोड़े से इधर हैं, थोड़े से उधर हैं। उन लोगों का मूल्यांकन अगर आपको करना हो तो वेद जी भूल गए कि चौधरी देवीलाल और उनकी राजनीति और आगे चलकर उनके परिवार और परिवार में से बनी दो पार्टियों की राजनीति, वो कभी भी कांग्रेस परस्ती की राजनीति नहीं रही, कांग्रेस के पक्ष की राजनीति नहीं रही, इंडी गठबंधन के करीब आ सकने वाली राजनीति नहीं रही। चौधरी देवीलाल कांग्रेस में से निकले थे तो निकलते हुए ये कहा था, मेरी 7 पुश्तें भी कांग्रेस की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगी। हां, चौधरी देवीलाल का परिवार अलग अलग नाम से उनकी पार्टी ने चुनाव लड़े उनके जीवन काल में भी, और आजकल उनके परिवार की 2 पार्टियां हैं, जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल। ये दोनों के दोनों दल इनसे बहुत दूर, कोसों दूर हैं, और दोनों के दोनों हमारे तो पार्टनर रह चुके हैं। हमारे और इनके बीच में तो टॉकिंग पॉइंट्स भी हैं, टॉकिंग टर्म्स भी हैं, कॉमन ग्राउंड्स अतीत में भी रहे हैं, भविष्य में भी हो सकते हैं। परंतु वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास राजी होने के लिए कुछ नहीं है, इतराने के लिए कुछ नहीं है। ये जो जेजेपी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, ये कितना भी हमारा विरोध कर लें, लेकिन विरोधी तो सच्चे अर्थों में ये कांग्रेस के ही हैं, क्योंकि ये कुछ भी भूल जाएंगे, चौधरी देवीलाल को भूलने वाले नहीं हैं। वेद जी को मैं ये कहूंगा कि वेद प्रकाश जी, इस 2 ध्रुवीय राजनीति में कंफ्यूज्ड, करप्ट और कम्युनल कांग्रेस को राम विरोधी, गरीब विरोधी, सेना विरोधी कांग्रेस को
हरियाणा में 2024 के चुनाव में लंबा चौड़ा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप शून्य पर थे, शून्य पर रहेंगे। कम से कम 2024 का चित्र तो साफ हो चुका है। जनता के मनों की स्क्रीन पर, उनके डिस्प्ले रूपी मुखमंडल पर, माथे पर साफ लिखा हुआ देखा जा सकता है। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। आप हो सकता है कुछ काल्पनिक सपने अभी भी गढ़ रहे हों। ठीक है विद्रोही जी, भाई आपको ज्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है, एक। और दूसरा, जो विवेक चौधरी कह रहे हैं कि भाई आप पंजाब में लड़ रहे हैं, हरियाणा में गले मिल रहे हैं, तो आप उन्हें ना बताएं। देखिए वरुण जी, पहले मैं विवेक जी की बात का ही जवाब देता हूं। हम ना तो भाजपा की तरह दोगले हैं, हम तो सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं कि इस समय देश में लोकतंत्र, संविधान खतरे में है और सांप्रदायिक, उन्मादी, नफरती भाजपा के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ना चाहता है, हम उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं, समर्थन देने को और लेने को। हम भाजपा के केवल खिलाफ हैं और सांप्रदायिक शक्तियों। उल्टा चोर कोतवाल को देंगे, वो सेकुलर। अरे सुनिए ना यार प्लीज, फिर ये अब ये इनकी ये बुरी आदत है। बारे में कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा। बुरी देखिए वरुण जी, वरुण जी प्लीज प्लीज, मैं नहीं कह रहा था ये शालीनता की आशा भाजपा से आप मत करो। इनको जब तक आप गालियां नहीं सुनाओगे मानने वाले नहीं। प्लीज, ये कितने फासिस्ट हैं, इनकी बात में कोई बोला, इन्होंने हम पर कितने आरोप लगाए, हम बोले नहीं इसके अंदर। ऐसे मत करिए प्रोफेसर, कीजिए एक बार एक मिनट रुक जाइए प्लीज, वो कंप्लीट कर लेना फिर काउंटर करिएगा। एक मिनट रुक जाइए, काउंटर करिएगा। शालीन कैसे हो गए? कौन से शालीन दिखाई देते हो? चौहान साहब प्लीज व्यक्तिगत ना हो जाइए, रुक जाइए ना प्लीज, छोड़िए। ये व्यक्तिगत होते हैं ना, रुक जाइए ये व्यक्तिगत होते हैं तो आईना दिखाना पड़ेगा। मेरी बात मानिए, इनको बताना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने हरियाणा के आपकी बारे में नहीं बोल रहे थे वो। एक बार आप उन्हें सुन लीजिए प्लीज, बोलिए जी विद्रोही जी। देखिए ये अपने आप को क्या कहते हैं, ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हम तो खुलेआम कहते हैं ये सांप्रदायिक है, नफरती है, भारत जलाओ पार्टी है। और जो मानता है ये नफरती है, भारत जलाओ पार्टी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, वो हमारे साथ आए। जो नहीं मानते वो ना आए। हम तो कहते हैं ये गरीब विरोधी है, ये अदानी अंबानी के दलाल है, ये सेना के विरोधी है, राष्ट्र के विरोधी है। चीन बात मेक इन इंडिया की करते हैं, मेक इन चाइना का करते हैं। कभी ना झांके। सेना जनरल खुद कह चुका है, जो वर्तमान में उस समय सेना जनरल था, कि अग्निपथ योजना बगैर हमारे पूछे लाई, हम आश्चर्यचकित रह गए। जनरल जब तो मैं कोई गलत बात तो कह नहीं रहा। इन्होंने ताऊ देवलाल जी के संदर्भ में कहा, शायद ये भूल गए, इतिहास का ज्ञान नहीं। कहते प्रोफेसर है और पत्रकार भी है, पर इनसे बैलेंस भाषा की मैं आशा करता था। 1991 में चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस के ही सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे। आप इतिहास देख ले सर अपने आप को। और चौधरी देवीलाल जी ने राजीव गांधी को प्रधान, जब समर्थन वापिस ले लिया था चंद्रशेखर सरकार का, चौधरी देवीलाल जी ने भरसक प्रयास किया था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और हम उनका साथ देंगे। हमने नहीं, राजीव गांधी ने स्वीकार नहीं की। तो ये कहना कि चौधरी देवीलाल जी कहकर गए कि 7 पुस्तकों छोड़ने से पहले वो खुद 91 के अंदर राजीव गांधी के साथ खड़े थे और उसके बाद चौधरी देवीलाल जी कभी चुने नहीं गए, आपको अच्छी तरह मालूम है। और दूसरी बात, ओम प्रकाश चौटाला जी उन्हीं के पुत्र हैं, वो भी खुलेआम कहते थे कि मैं कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से समझौता करने को तैयार हूं। ठीक है, कुछ कारणों से भूपेंद्र हुड्डा या उनकी व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से उससे नहीं चढ़ी बात। तो अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं आना चाहते तो बार बार क्यों कहते हो? और अप्रत्यक्ष रूप से जजपा ने भी कहलवाया है, आपको पता है, बयान भी सामने है कि हम 2 सीट देते तो हम भी गठबंधन करने को तैयार है। पर ये कह रहे हैं ना वो आ नहीं सकते, वो उनके ही लोग झुठला रहे, मैं नहीं कह रहा। तो राजनीति के अंदर क्या है, समय समय पर परिस्थितियां बदलती है। जैसे एक समय दौर आया था 1970 के अंदर कांग्रेस के खिलाफ धुर विरोधी लोग एक हो गए थे। एक दौर ऐसा भी आया था 1991 में, कम्युनिस्ट और
भाजपा दोनों एक साथ चाय पीकर जनता दल का सपोर्ट करते थे, वो तस्वीरें आपके सामने होंगी। फिर एक दौर ऐसा आया हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कि आडवाणी जी और कम्युनिस्ट मिलकर लोकसभा के अंदर कांग्रेस का विरोध करते थे, अभी मनमोहन सिंह सरकार का। तो राजनीति के अंदर अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग दौर आते रहते हैं। आज राजनीति का एक ऐसा दौर है कि देश का हर राजनीतिक दल ये महसूस कर रहा है कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा वाले हैं, मोदी जी हैं, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड ने साबित कर दिया। सभी के खिलाफ ईडी आईटी का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। बेशक ये इनकार कर दे, पर इनके सांसद ने खुलेआम कहा था कि 400 सीट हम इसलिए चाहते हैं संविधान में परिवर्तन करें। बवाल मचा, मोदी जी ने उनकी टिकट भी काट दी। और भाजपा के लोग, मैं खत्म कर देता हूं, भाजपा के लोग दबे कुछ शब्दों में कहते भी हैं, और देश के अधिकांश लोगों को यह आशंका है कि अगर भाजपा दोबारा आ गई तो लोकतंत्र संविधान खतरे में है। तो जो लोकतंत्र, वेद जी, भाजपा तो आ गई, चौहान साहब भाजपा तो आ रही है आपके पास। रुकिए आप कहने से बाहर रोकने वाले नहीं। ठीक है, रुक जाइए। जिस जनता को आप राक्षस बता रहे हो, वही जनता, वही मतदाता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आ रहा है। ठीक है, रुकिए। ओंकार सिंह जी, भाई मुझे बताएं, ये अगर जेजेपी में बिखराव होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल उसको लगेगा कि उसकी जो है जगह वापस बन रही है। ओंकार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मेरा सवाल मैं दोहराता हूं कि अगर जेजेपी में बिखराव होता है तो क्या इंडियन नेशनल लोकदल को फायदा है? क्या उसका कोर वोटर उस तक वापस पहुंचेगा, वर्कर वापस पहुंचेगा? समझने की है जी, जो बीजेपी का पहला करता है वो मूल रूप से मोनोक्रम चलाया करता है। अगर बीजेपी में कोई अच्छी स्थिति आती है तो वो कांग्रेस करता है वापस चुनावों में आना पसंद करेगा। और मनमोहन सिंह के पहले भी पहले कह चुके हैं कि जो भी हमारे कार्यकर्ता बीजेपी में गए हैं हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, वो आए, हम उनका स्वागत करेंगे। तो ये स्थिति ऐसी है कि अगर जेजेपी में वापस आता है मैंने उनको नीचे लगाया, वास्तव में कांग्रेस मैंने कैसा वापस आता तो हम स्वागत करेंगे। ठीक है। विवेक चौधरी भाई, घर वापसी जैसी स्थिति ओंकार बता रहे हैं जी, जो भी छोड़ के आता है उसका स्वागत करने को तैयार बैठे हैं, पलक पावड़े बिछाकर। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ वरुण भाई जी, आज के दिन हम तो एक बात जानते हैं, नैनो के साथ कोई बात नहीं। और अगर बात से कही, अजय सिंह जी ने बात कही, चौटाला साहब कहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उन्होंने एक बात कही कि चौटाला साहब कहेंगे तो परिवार एक रहेगा। परिवार एक हो सकता है, वो तुम्हें बताएगा इन्हें तो रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम एक चीज जानते, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को भी सुन रहा था और औरों को भी सुना, ये कह रहे थे कि जेजेपी ने संपर्क किया और जेजेपी चाहती है कि गठबंधन हो जाए कांग्रेस के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बारी बारी एक चीज कह चुके हैं कि कांग्रेस को चिमटे से छूना पसंद नहीं करते, और कांग्रेस की जो मानसिकता रही है, कांग्रेस ने जो करने का काम किया वो सबके साथ, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां है। मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से एक बात बारी बारी पूछता हूँ, तमाम डिबेट्स में पूछता हूँ, कोई एक मुद्दा में बता दीजिए जो आपके पिछले 10 साल के अगर मैं कार्यकाल उठा लूं या उससे पिछले 10 साल का कार्यकाल उठा लूं जिसमें आपके द्वारा चुने गए हो, वहां जाके सिर्फ जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो लेने का काम किया और वहां जाके बैठ के आने का काम किया। हरियाणा के अगर किसी ने बात करी तो वो क्षेत्रीय दलों ने करी, क्षेत्रीय पार्टियों ने करी। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जब लोकसभा में गए उन्होंने हरियाणा की इतनी बात, और ताऊ देवीलाल जी एक बात बहुत कहा करते थे, जब ताऊ देवीलाल जी का जिक्र हुआ तो ये बात भी याद दिलाना चाहूंगा, ताऊ देवीलाल जी बारी बारी एक बात कहते थे कि रीजनल पार्टी इज रीजनल पार्टी। आज समय वही आ चुका है और हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हरियाणा के हित की अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो क्षेत्रीय दल है और जनता पार्टी उसे उठाने का काम करेगा। और आने वाले समय में आप देखिएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे सबके सामने होगा कि किस तरह लोग राष्ट्रीय पार्टी करने का काम करेंगे और क्षेत्रीय पार्टी जननायक जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। दुष्यंत जी ने बारी बारी मुद्दे उठाने का काम किया,
बारी बारी, चाहे ट्रैक्टर पे टैक्स लगे हो, टैक्स लगने के विरोध में ट्रैक्टर को पार्लियामेंट में ले जाने का काम हो, ठीक है विवेक चाहे भाई, जाट में जब हरियाणा चल रहा था तब की बात अगर मैं करूं, आज उस टाइम के बीजेपी के सांसद राजकुमार सेठ जी आज के कांग्रेस के सहयोग जब वहां अलग अलग बयान दे रहे थे और हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब कर रहे थे, तो दुष्यंत जी ने लोगों में जाके कुछ करने का काम किया। उस टाइम पे कांग्रेस बाबू बेटा से समय की थोड़ी दुष्यंत जी बीच में थे और जनता को बताने का काम कर रहे थे कि आपसी प्रेम और भाईचारा बना के रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है चौहान साहब, आज के दिन केवल 2-3 वाक्यों में वेद प्रकाश जी को जवाब दूंगा। इन्होंने जोर देकर हमें सांप्रदायिक बताया भारतीय जनता पार्टी को। सांप्रदायिक तो वो कांग्रेस है जिसने अपने घोषणा पत्र में धार्मिक आधार पर मुस्लिम लीग के पैटर्न पर आरक्षण देने की बात की है। सांप्रदायिक तो वो कांग्रेस है वेद प्रकाश विद्रोही जी, जो मुस्लिम लीग के सामने राहुल गांधी को जिताने के लिए वायनाड में इतनी नीचे झुक गई, देश बांटने वाली पार्टी और आइडियोलॉजी के सामने, कि उसने रोड शो में से अपने झंडे हटा लिए और मुस्लिम लीग के झंडे के तले वो रोड शो निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी हताशा में, निराशा में इस देश के बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध खुल्लम खुल्ला, एक तो साजिश छिपकर होती है, ये तो खुल्लम खुल्ला साजिश करने लगे हैं। और इन खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक हुए और हिंदू विरोधी हुए कांग्रेसियों को 24 में सबक सिखाएंगे, हरियाणा में भी सिखाएंगे, वायनाड में भी सिखाएंगे, पूरे देश में सिखाएंगे। ये ढूंढे नहीं मिलेंगे, टोए नहीं पाण के। 24 का परिणाम राहुल जी जिस दिन नतीजे आएंगे, वरुण जी यहीं बैठकर हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। वेद प्रकाश जी को उस दिन देश बता देगा कि सांप्रदायिक कौन है, देश विरोधी कौन है और देश किसके साथ है। देश 14 में भी नरेंद्र मोदी के साथ था, 19 में और मजबूती के साथ था, और 24 में तो देश 14 और 19 से भी कहीं अधिक प्रबल जनादेश नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के पक्ष में देने जा रहा है। ठीक है विद्रोही जी, जल्दी 30 सेकंड लीजिएगा बस। देखिए, ये इतने झूठे और अनैतिक लोग हैं, जिसे आईयूएमएल की बात कर रहे हैं, उसी आईयूएमएल का नेता पार्टी सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुका है। इसके साथ आ जाओ तो चांद सितारे राष्ट्रभक्त है और कांग्रेस के साथ चले जाए तो वो देशद्रोही है। तो ये तो इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि फासिस्ट वालों ये लोग हैं, इनका क्या कहना, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने एक दूसरे बहुत बड़ी झूठ बोल दी। और उनकी मैं आपसे ही कहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम सेतु के संदर्भ में कांग्रेस ने जो वो दिया था एफिडेविट, उसको पढ़ ले, और मोदी सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसको पढ़ ले। अगर हमारा एफिडेविट राम के अस्तित्व को नकारता है तो इनका एफिडेविट भी नकारता है। समय ओवर हो गया है, पर झूठे लोग हैं, हरियाणा बाकी है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकना है कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।